DNA virus. वायरस इज ए इन्फेक्शियस एजेंट जो कि ना सिर्फ बैक्टीरिया बल्कि एनिमल और प्लांट सेल को भी इन्फेक्ट करता है। अगर आपने मेरी लास्ट दो वीडियोस को देखे होंगे तो आपको एक ओवरव्यू ऑफ व्हाट इज वायरस पता ही चल गया होगा। और हमको ये भी पता है कि जो वायरस है इसकी जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए या आरएनए। जो हमने लास्ट वीडियो किया था टोबैकोमोसिक वायरस पे, वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है जो कि ना कि सिर्फ टोबैको बल्कि अदर सोलानेसी फैमिली की प्लांट्स को भी इन्फेक्ट करता है। जो डाल फैमिली लेगुमिनेसी उसको भी इन्फेक्ट करता है। बहुत सारे अदर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स और ऑर्नामेंटल क्रॉप्स को भी ये इन्फेक्ट करता है। So, that tobacco mosaic virus was this RNA virus. Today, I'm going to discuss about DNA virus. So, DNA virus में भी बहुत सारे ऐसे वायरस है जो कि प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है, एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियोफाज और टी फाज। जो बैक्टीरियोफाज और टी फाज है, ये ऐसी फ्रॉम द नेम यू कैन इजीली सेंस कि ये एक ऐसी वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इट इन्फेक्ट्स बैक्टीरियल सेल एंड देन द बैक्टीरियल सेल हैज टू फेट, आई कैन से। एक फेट में ऐसा है कि जो वायरस है वो बैक्टीरियल सेल में अपना रिप्रोडक्शन करके वो जो सेल है उसकी लाइसिस कर देता है, मतलब सेल बर्स्ट हो जाता है और बैक्टीरिया डाइज। सेकंड फेट है कि जो वायरस है, क्योंकि ये डीएनए वायरस है, तो ये अपना डीएनए बैक्टीरिया की डीएनए से एकदम इंटीग्रेट कर देता है और बहुत सारे जेनरेशन तक अपना जो डीएनए है वो बैक्टीरियल डीएनए के साथ साथ ही रेप्लिकेट होता रहता है। तब तक रेप्लिकेट ऐसा स्टेज चलता है, ऐसा लाइसोजेनिक स्टेज चलता है जब तक कोई स्ट्रेस फैक्टर ना आ जाए। जैसे ही वायरस विल सेंस एनी स्ट्रेस इन द बैक्टीरियल सेल, वो अपना डीएनए जो है वो डिसइंटीग्रेट कर लेगा और खुद जो फिर से लाइसिस वाला स्टेज, मतलब अपना रेप्लिकेशन वाला स्टेज, दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम बैक्टीरियल जीनोम, वो वाला स्टेज कंक्लूड कर इंट्रोड्यूस करने लगेगा। सो वो जो स्टेज होगा, मतलब द लाइटिक स्टेज, उसमें क्या होता है, ओनली द वायरल डीएनए रेप्लिकेट्स और बैक्टीरियल जो जीनोम है वो क्या होता है, वो डिसइंटीग्रेटेड हो जाता है। So we are seeing that DNA viruses, they have two stages, either lytic और lysogenic. अपना जो T phage है, जो T bacteriophage है, so that phage is also like T2. ये सिर्फ और सिर्फ लाइसिस करता है। लेकिन अगर हम देखें T4 T6 को, तो ये लाइसिस भी करता है और लाइसोजेनी भी करता है। तो this is how the entire replication works. Hello friends, I'm Dr. Ayantika Das and welcome to Botany with Ayantika. मैं botany related topic पे ही वीडियोस बनाती हूँ और अभी वायरस के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुकी हूँ जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुकी हूँ, तो यू कैन गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड वॉच दोस वीडियोस टू गेट एन ओवरव्यू। सो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक बेसी वाली टॉपिक जो कि है बैक्टीरियोफेज। क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है तो मैंने बहुत डिवाइड कर रखा है। इस वाले वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक ओवरव्यू, उसका स्ट्रक्चर और इसकी इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ रेप्लिकेशन। सो लेट्स बिगिन विद द ओवरव्यू, हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरियोफाज। जो अगर हम बैक्टीरियोफाज को देखें तो इसकी जो हिस्ट्री है, इट स्टार्टेड इन इंडिया। जो अर्नेस्ट हेनकिन है, इन्होंने, दिस ब्रिटिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ही ऑब्जर्व्ड दैट गंगा की जो पानी है उसपे जो विब्रियो कॉलेरा की बैक्टीरिया है, इसको नेचुरली
मारने की क्षमता है। तो गंगा में ये बैक्टीरिया मारने वाला क्षमता इसको फर्स्ट देखा गया था बाय अर्नेस्ट हैनकिन, और उन्होंने ये फेनोमेना को हैनकिन फेनोमेना बताया। उसके बाद काफी इस पे रिसर्च हुआ, और एक फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट फीलिक्स हेरेल, जो कि पैस्चर इंस्टीट्यूट में काम करते थे, तो उन्होंने बताया कि ये जो बैक्टीरिया किलिंग एजेंट है, ये एक वायरस है, और इसको क्योंकि ये बैक्टीरिया को किल कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। इसके बाद तो ये जो नेचुरल हीलिंग प्रॉपर्टी जो है ड्यू टू बैक्टीरियोफाज, दैट हैज बीन यूज्ड सेवरल टाइम टू किल बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, स्पेशली जैसे डिजीज डिसेंट्री है, तो ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन जो डिसेंट्री का फैल रहा था, तो इसको भी कंट्रोल करते थे बाय यूज ऑफ दिस बैक्टीरियोफाज। उसके बाद हम देखेंगे कि जो बेल्जियन साइंटिस्ट है बोर्डेट, तो इन्होंने देखा कि बहुत सारे बैक्टीरियोफाज ऐसे भी होते हैं जो कि बैक्टीरियल सेल को किल, इमीडिएट किल तो नहीं करता है, लेकिन क्या करता है, अपना जो जीनोम है वो बैक्टीरियल जीनोम के साथ इंटीग्रेट कर देता है। ये येलो वाला बैक्टीरियल जीनोम है, रेड वाला बैक्टीरियोफाज की जीनोम है। और ऐसे स्टेज में ये बहुत बहुत सारा डिवीजन कर लेता है। तब तक कर लेता है जब तक ना कोई बाहर से स्ट्रेस आए। जैसे ही बाहर से कोई स्ट्रेस कंडीशन आया, तो बैक्टीरियल जीनोम और जो बैक्टीरियोफाज की जीनोम ये अलग हो जाता है, और बैक्टीरियोफाज फिर से अपना जो लाइसिस वाला स्टेज है वो कंटिन्यू करता है। तो दिस वाज ऑब्जर्व कि लाइसोजेनी मतलब ऐसे डोरमेंट स्टेज ऑफ बैक्टीरियोफाज, इट वाज ऑब्जर्व बाय बोर्डेट। उसके बाद क्योंकि काफी क्यूरिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल बैक्टीरियल डिजीज बाय यूज ऑफ वायरस, सो ये जो फेज थेरेपी सेंटर स्टार्ट हुआ जॉर्जिया में इन 1930s। 1940s आते आते क्या हुआ, हेलमंट रुस्का ने ये जो बैक्टीरियोफाज है इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक एक माइक्रोग्राफ मतलब माइक्रोस्कोपिक जो छवि है वो निकाल लिया, हेलमंट रुस्का दिस जर्मन साइंटिस्ट ने। फिर हमने देखा कि ये जो बैक्टीरियोफाज है दैट इज इनहिबिटेड बाय पेनिसिलिन। बैक्टीरियोफाज को कौन रोकता है, पेनिसिलिन, जो कि एक बैक्टीरिया प्रोड्यूस्ड जो एक एंटीबायोटिक है। सो पेनिसिलिन जो है ये रोक लेता है बैक्टीरियोफाज को। तो इसके बाद काफी फाज रिलेटेड एडवांसमेंट स्टडी हुआ, और जाके 1961 में लोएब और जिंडर ने इन्होंने देखा कि जो बैक्टीरियोफाज है इनमें कभी कभी आरएनए जेनेटिक मटेरियल भी हो सकता है। इसके बाद एंड्री लुओफ ने, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, उन्होंने एक ये लाइसोजेनी पे इन्होंने काफी काम किया, और उसको नोबेल प्राइज इसीलिए ही मिला। उसके बाद स्मिथ और हिगिंस ने अपने काम से फेज थेरेपी के ऊपर बहुत सारा काम किया, एंड आफ्टर दैट देयर वाज अ ह्यूज सर्च इन पॉपुलैरिटी ऑफ फेज थेरेपी। क्यों? क्योंकि पहले तो हम बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबायोटिक यूज करने लगे थे बीच में, ये वाली स्टेज में। तो जो बीच में हम लोग एंटीबायोटिक यूज करने लगे थे, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर हमको पता है एक तो जीनोम रहती है, और दूसरा छोटे छोटे प्लाज्मिड्स रहते हैं। तो ये एक सेल से दूसरे सेल तक अगर ये प्लाज्मिड ट्रांसफर हो गए, तो कभी कभी होता है क्या, उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस टू एनी एंटीबायोटिक, रेजिस्टेंस टू एनी केमिकल। तो इस वजह से क्या होता, एंटीबायोटिक के अगेंस्ट भी बैक्टीरियल सेल जो है रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है। बट दैट इज नॉट पॉसिबल इफ वी आर यूजिंग फाज। फाज रेजिस्टेंट बैक्टीरिया तो अभी तक नहीं हुआ है। तो ये सब जहां पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो रहा है, एंटीबायोटिक्स फेल कर रहे हैं, तो
फेज थेरेपी हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, और अभी तो FDA ने भी ये फेज थेरेपी को अप्रूवल दे दिया है। तो हम देखते हैं, अगर बैक्टीरियोफाज है तो ये बैक्टीरियोफाज 3 टाइप के होते हैं। एक तो मायोविरिडे, अगर वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चरल थिंग, तो जो मायोविरिडे है उसकी जो स्ट्रक्चर है, इस पे एक जो लंबी टेल रहती है, ये फ्लेक्सिबल तो फ्लेक्स तो कर सकता है, मतलब इधर उधर फ्लेक्स कर सकता है, और ऊपर से ये जो है ये कंट्रैक्ट भी कर सकता है, इट कैन कंट्रैक्ट ऑल्सो। तो ऐसे जो है टी इवन फेजेस, दीज आर द मायोविरिडे। फिर साइफोविरिडे, मतलब ये जो है, इनमें क्या है, ये जो टेल है ये काफी लंबा है, फ्लेक्सिबल है, पर ये जो है ये कंट्रैक्टाइल नहीं है। ये कंट्रैक्टाइल था, इसमें कंट्रैक्टाइल नहीं है। तो ये इंक्लूड करते हैं T1, T5 और लैम्डा फेज। और देखते हैं कि पोडोविरिडे। पोडोविरिडे मतलब जिनमें ये जो बीच में जो टेल है ये काफी छोटा होता है, और ये क्योंकि ये काफी छोटा होता है और ये नॉन कंट्रैक्टाइल भी होता है। सो लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि स्ट्रक्चरली बैक्टीरियोफेज को हम कैसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं बेस्ड ऑन इट्स मेटाबॉलिज्म, हम इसको ऑटोनोमसली विरुलेंट या डिपेंडेंट विरुलेंट कह सकते हैं। जो ऑटोनोमसली विरुलेंट है वहां पे एक अगर बैक्टीरियोफाज है तो ये अपना डीएनए जैसे ही इंसर्ट कर रहा है, तो जो बैक्टीरियल डीएनए है इस ये क्या हो रहा है, ये एकदम बैक्टीरियल जो डीएनए है ये डिसइंटीग्रेट कर रहा है, क्योंकि बैक्टीरियल डीएनए की इसकी जरूरत नहीं है। पर दूसरा सिनेरियो अगर हम देखते हैं तो एक जो बैक्टीरियोफाज है तो वो अपना डीएनए जैसे ही इंसर्ट कर देता है सेल के अंदर में, तो बैक्टीरियल डीएनए की प्रेजेंस और बैक्टीरियल डीएनए एक्टिवली जब भी ट्रांसक्राइब ट्रांसलेट करके प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, ऐसे मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल बहुत ही जरूरी है इसकी बैक्टीरियोफाज की मेटाबॉलिज्म के लिए। वो अपना रेप्लिकेशन करने के लिए एक फुल्ली फंक्शनल बैक्टीरियल सेल चाहिए उसको। तो ये वाले उसको बोलते हैं हम डिपेंडेंट वायरुलेंट बैक्टीरियोफेज। जो टी इवन फेज है, जो टी इवन फेजेस है जैसे T2, T4, T6 और T5, एक जो टी ऑड है, तो ये सारे जो है ऑटोनोमसली विरुलेंट, ये खुद ब खुद ही अपना रेप्लिकेट कर सकता है, बैक्टीरियल डीएनए की जरूरत नहीं है। दूसरा तो हम देखते हैं कि T1, T3, T7 जो है, इनमें बैक्टीरियल डीएनए, ये जो सेकंड सिनारियो है, ये बहुत ही जरूरी है। सो दैट इज डिपेंडेंट वायरुलेंट। अब हम देखते हैं ये जो बैक्टीरियल डीएनए, सॉरी वायरल जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है बैक्टीरियोफाज की, तो ये कैसे पता चला, ये पता चला ये वाली हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट से, जहाँ पे हम आपने देखा ही होगा, ये पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इधर दिया हुआ है। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट नाउ बिकॉज वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। सो ये जो है बैक्टीरियोफाज, इसकी हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है, एक तो हेड रहती है जो कि प्रोटीन से बना रहता है और हॉलो रहता है, और इसके अंदर में जो है एक जेनेटिक मटेरियल डीएनए रहती है, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहती है जो कि लीनियर है, जो कि लीनियर है। कुछ कुछ जो है बैक्टीरिया फाज है उनमें सर्कुलर भी देखा गया है, बट वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट T4 स्ट्रक्चर। तो इसमें जो है लीनियर डीएनए है। तो हेड जो है एक इकोसाहेड्रन है, जहाँ पे ऐसी ट्रायंगुलर फेसेस बनी रहती है जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। तो इकोसाहेड्रन हेड है जिसके अंदर जो है डीएनए
रहती है। तो हेड के नीचे रहती है एक टेल, ये वाली, जो कि काफी कंट्रैक्टाइल है। और हेड और टेल के बीच में एक कॉलर रीजन रहता है, जिनमें ये वाली जो दिख रहे विस्कर्स भी रहती है। अब जो टेल और टेल के एकदम नीचे में हम देखते हैं एक बेस प्लेट है, जहाँ पे ये लॉन्ग फाइबर रहती है और एक छोटा छोटा शॉर्ट फाइबर भी रहती है, जिसको हम पिन भी कह सकते हैं। तो अब देखते हैं हम इसकी जो हेड है। तो हेड जो है, ये तो ऐसे यहाँ पे कुछ अच्छा सा दिख रहा है, मतलब ऐसे ही फ्लैट प्रोटीन्स में रहते हैं। पर ये जो इसमें जो ब्लू कलर की दिख रहा है ना, दीज आर दीज आर द डिटर्मिनेंट्स, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स। ये ऐसे प्रोटीन होते हैं जहां से हमको पता चलता है कि हाँ, ये पर्टिकुलर ये वाली बैक्टीरियोफेज है। मतलब ये रिकॉग्निशन में, बैक्टीरियोफेज के रिकॉग्निशन में ये जो प्रोटीन्स है, ये काफी हेल्पफुल रहता है। सो दिस हाउ द हेड इज अरेंज्ड। एंड अब हम देखते हैं इसकी जो टेल है। नाउ टेल में दो रहती है, एक आउटर जो लेयर है ये कंट्रैक्टाइल है, और जो अंदर वाली जो लेयर है, हॉलो टेल की अंदर वाली जो लेयर है, ये नॉन कंट्रैक्टाइल है। तो ये जो नैरो वाली लेयर है ये नॉन कंट्रैक्टाइल है, ये जो आउटर वाली लेयर है ये काफी कंट्रैक्टाइल है। जो आउटर वाली लेयर है ना, ये कंट्रैक्ट करते करते क्या होता है, ये जो डीएनए है इसको इंजेक्ट कर देता है। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ द आउटर कंट्रैक्टाइल लेयर। और जो इनर जो लेयर है, इसको हम देखेंगे ज्यादा। इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैंने रेप्लिकेशन वाले वीडियो में डाल के रखे हैं। तो जस्ट फॉर नाउ हम देखते हैं जो टेल जो है ये काफी लंबा रहती है, और इसमें रहती है एक अंदर ट्यूब्यूलर कोर और एक कंट्रैक्टाइल आउटर शीथ रहती है, और ये डीएनए को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। तो अब देखते हैं इसकी जो बेस प्लेट। इसकी जो बेस प्लेट है ये वाली, ये थोड़ी ऐसी हेक्सागोनल रहती है, और एक एक कॉर्नर में ये ये लंबी सी ये लंबी सी लॉन्ग टेल फाइबर रहती है। और ये टेल फाइबर की एकदम जो ये वाले पोर्शन है, एकदम टिप वाला पोर्शन, दैट हेल्प इन रिकॉग्निशन ऑफ द रिसेप्टर्स ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन में रिसेप्टर है, ये वाली टेल जो फाइबर, लॉन्ग टेल फाइबर है, ये इसको रिकॉग्नाइज करता है। एंड इसमें जो छोटे छोटे ये वाली जो शॉर्ट फाइबर्स है, तो ये क्या करते हैं, एक बार ये लॉन्ग टेल फाइबर रिकॉग्नाइज कर गया कि ये बैक्टीरियल सेल हमारा होस्ट सेल है, तो ये शॉर्ट वाले फाइबर, ये वाली जो मैं ग्रीन में अभी दिखा रही हूँ, ये शॉर्ट वाली फाइबर जो है, ये क्या करता है, परमानेंटली इसको बाइंड कर लेता है अपना बैक्टीरियल सेल से। सो दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ द शॉर्ट टेल फाइबर। शॉर्ट टेल फाइबर जो है ये इरिवर्सिबल बाइंडिंग कर लेता है। लॉन्ग टेल फाइबर करता है क्या, रिकॉग्निशन। शॉर्ट टेल फाइबर करता है बाइंडिंग। सो ये वाली जो है ये करता है रिकॉग्निशन, और ये वाली कर लेता है इरिवर्सिबल बाइंडिंग। टी फेज की जो डीएनए है, जीनोम है, वो डीएनए है और डबल स्ट्रैंडेड रहती है, और मोस्टली सर्कुलर, कभी कभी लीनियर भी देखा जाता है, लेकिन टर्मिनल रिडंडेंसी जरूर होता है। मतलब क्या, इसकी जो डीएनए है, इसकी जो टर्मिनल सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन है, वो उसमें क्या रहती है, रिपीट्स रहती है, जो कि हेल्प करता है फ्रॉम लीनियर टू सर्कुलराइजेशन। क्योंकि ये वाली रिपीट पोर्शन है, दैट इज कंप्लीमेंट्री टू दिस रिपीट, सो इजीली सर्कुलराइज हो रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड टर्मिनल रिडंडेंसी। मतलब टर्मिनल पोर्शन में इसकी रिपीट रहती है, दैट हेल्प इन बाइंडिंग ऑफ द सिंगल स्ट्रैंड्स।
और एक खासियत बात ये है कि इसकी जो बेस पे ये सिस्टोसिन के वजह सिस्टोसिन के वजह ये रहती है 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल सिस्टोसिन। क्योंकि ये मिथाइलेटेड रहती है तो ये जो होस्ट बैक्टीरिया है उसकी जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसको इजीली ये चकमा देके मतलब ये रिकॉग्निशन में ही नहीं आता है, क्योंकि सिस्टोसिन के जगह ये मिथाइलेटेड सिस्टोसिन है। तो ये जो है ये this is a technique how to not get recognized by the bacterial immune system। तो इस वजह से ये भी खासियत है। तो इसकी जो डीएनए है ये काफी लंबा रहता है और जैसे ही इसका रेप्लिकेशन होता है तो ये छोटा छोटा कॉन्केटमर्स बना लेता है। और एक खासियत बात ये है कि ये जो टी फेज की जीनोम है इनमें नॉन कोडिंग और कोडिंग सीक्वेंस में ये डिवाइडेड है, जो कि जनरली इतना छोटा जीनोम है उनमें एक्चुअली देखा नहीं जाता, लेकिन इसमें टी फेज में यही खासियत है कि इसमें इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों ही है। हमने देखा कि इसकी जो हेड कैसी होती है, टेल कैसी होती है, टेल फाइबर्स कैसी होती है, विस्कर्स कैसी रहती है कॉलर की। तो स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं कि इसका मतलब रिसर्च या दूसरे क्या इम्पोर्टेंस क्या है। जो टी इवन फेजेस है क्योंकि ये काफी डाइवर्स इसकी जीनोम है तो इसकी साइज भी काफी छोटी रहती है, तो दैट इज यूज्ड एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म टू स्टडी वायरस स्ट्रक्चर, वायरस फंक्शनिंग, वायरस रेप्लिकेशन। सो ये सारी वजह से ये एक मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह इसको यूज किया जाता है। ऊपर से इसकी जो बेस है, पायरिमाइडिन बेस है सिस्टोसिन, दैट इज मिथाइलेटेड। एंड क्योंकि ये मिथाइलेटेड है तो ये जो है ये बैक्टीरिया की जो अपनी इम्यून डिफेंस है इसको चकमा दे देता है, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की रिकॉग्निशन में आता ही नहीं है। तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी क्यूरियस फैक्ट टू स्टडी और इस पे काफी स्टडी हो चुका है। एंड दैट इज व्हाई बैक्टीरियोफाज जो है ये एक रेप्लिकेशन, वायरस रेप्लिकेशन की स्टडी में इट इज ऑल्सो अ मॉडल ऑर्गेनिज्म। फाज डिस्प्ले, हमने बैक्टीरियल जीनोम लाइब्रेरी से एक जीनोम निकाला या कोई भी जीनोम लाइब्रेरी से अपना जो इंटरेस्ट का जीन निकाला और फेज लाइब्रेरी से जो बैक्टीरियोफाज का जीनोम है, बैक्टीरियोफाज का जीनोम जो है जो रेड में है, और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो कि मैं येलो में ड्रॉ कर रही हूँ, तो इसको हमने फ्यूज किया दोनों जीनोम को और फिर हमने देखा कि कुछ नया सा फ्यूजन प्रोटीन तैयार हुआ है, दैट इज द फ्यूजन प्रोटीन ऑफ द जेनेटिकली इंजीनियर्ड जीनोम। ये जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड जीनोम है इस पे नया कोई प्रोटीन तैयार हुआ है, और ये जो प्रोटीन तैयार हुआ है हमको पता है कि ये कहाँ पे डिस्प्ले होगा, ये डिस्प्ले होगा हेड की प्रोटीन में। जैसे ही हेड की प्रोटीन में ये फ्यूजन प्रोटीन डिस्प्ले हुआ तो हम इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे, इसको हम इजीली प्यूरिफाई कर सकेंगे, और ये जो अपना जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो जीनोम है इसकी जो फेज है इसको हम अगर प्यूरिफाई कर लेते हैं तो इसकी फर्दर जो स्टडी हम इजीली कर सकेंगे। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस फाज डिस्प्ले। अब हमने लास्ट स्लाइड में फाज डिस्प्ले की बहुत सारे जो टेक्निक्स है हमने देखा है, और फाज डिस्प्ले जो है काफी इम्पोर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस डिजीजेस, हाउ द बैक्टीरिया इज अफेक्टिंग, और उसको हम कैसे बाय यूज ऑफ दिस फाज डिस्प्ले हम कैसे उसको फर्दर स्टडी कर सकेंगे और इसकी जो कोई भी रेमेडी निकाल सकेंगे। बट इसके अलावा भी फाज थेरेपी से भी काफी बैक्टीरियल डिजीज की
रेमेडी होता है। क्यों? क्योंकि ये जो बैक्टीरियोफाज है, ये बैक्टीरियल सेल में अपना डीएनए एंट्री करवा देता है और जो वायरस अपना वायरल मटेरियल जो है ये सिंथेसाइज करके एंड वायरस जो है ये रेप्लिकेशन के बाद ये बैक्टीरियल सेल को जो है लाइसिस करा देता है। तो मतलब बैक्टीरियल सेल की डेथ करा देता है। तो ऐसा कुछ जो बैक्टीरियल डिजीज के लिए डिजीज कंट्रोल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये फाज थेरेपी। अगर हम देखते हैं अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो क्रिस्पर कैस। नो क्रिस्पर जो है, क्रिस्पर ये वाली रेड वाली जो पोर्शन है, ये एक्चुअली है क्या, ये बैक्टीरियल जीनोम का ही एक पार्ट है। पर ये जो क्रिस्पर वाला पोर्शन है ना, ये ओरिजिनली बैक्टीरियल जीनोम का पार्ट अभी तो है लेकिन पहले नहीं था। ये क्या था, ये वायरल जीनोम की एक पार्ट था दैट गॉट इंटीग्रेटेड इन द बैक्टीरियल जीनोम। और ये जो वायरल जीनोम का पार्ट दैट इज इंटीग्रेटेड इन द बैक्टीरियल जीनोम, इसको बोलते हैं हम क्रिस्पर। और जो बैक्टीरियल जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मतलब एंडोन्यूक्लियेज या एक्सोन्यूक्लियेज जो कि न्यूक्लियेज है। तो ये न्यूक्लियस जो है ये वायरस की जीनोम वाला पोर्शन ये इजीली डिटेक्ट कर सकता है। तो ये क्रिस्पर और कैस न्यूक्लियस ये सारे इसको हम अगर यूज करेंगे तो वी कैन यूज इट एज अ टूल फॉर इंसर्टिंग कट इन द जीनोम जो है इसको अगर हम कट करना चाहे कोई भी पोर्शन से तो इसको हम यूज कर सकते हैं। सो क्रिस्पर कैस जो है दैट इज अ जेनेटिक टूल फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो हमने देखा कि इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है एक ओवरव्यू कि फाज की जो बैक्टीरियोफाज की क्या क्या स्टडीज हुआ है, कैसे हुआ है, कहाँ पे हुआ है और इसकी जो स्ट्रक्चर कैसी है, हेड, टेल, बेस प्लेट सारे, और इसकी जो इम्पोर्टेंस है। हमने देखा कि नॉट ओनली इट इज यूज टू कंट्रोल बैक्टीरियल डिजीज बट ऑल्सो इसकी रिसर्च स्टडी में ये एक इट इज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर जीनोमिक स्टडी, इट इज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर मॉलिक्यूलर स्टडी। इसकी रेप्लिकेशन कैसी हो रही है या इसकी जो बैक्टीरियल सेल में ये कैसे लाइसोजेनिक कर रहा है। तो ये सारे जो है एंड इवन इट इज यूज्ड एज अ वेरी important टूल टू इंट्रोड्यूस न्यू जीन्स, जीनोम में कट करनी है या कोई नया जीन इंट्रोड्यूस करना है तो दैट इज ऑल्सो हियर इट इज ऑल्सो ए वेरी गुड जेनेटिक टूल। कुछ डाउट या क्वेरीज अगर है तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। कुछ नया वीडियोस मुझे बनानी है तो यू कैन ऑल्सो राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अगर अच्छा लगा है प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज टू सब्सक्राइब because your subscription it encourages me to make more such videos। और अगर आप सब्सक्राइब कर भी रहे हैं तो यू कैन इजीली गेट नोटिफाइड, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा। और thanks again for watching this video।